हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम तैयार हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी लेकर। इससे पहली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, तो उस पे बेस्ड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 200 पे। तो उस न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। यूनिट वगैरह क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। फिलामेंट यानी कि कोई भी बल्ब है, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, तो उसने ड्रॉ किया है, उसने खींचा है इतना करंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब का जो फिलामेंट है उसने फॉर 10 मिनट्स। फिलामेंट जो है यानी कि बल्ब जो ऑन है वो 10 मिनट तक ऑन है, और उसने टोटल 0.5 एम्पियर करंट खींच लिया है, ड्रॉ किया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज हमें निकालना है। अब हमने इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जो चार्ज, टाइम और करंट के रिलेशन बताती है। क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड टाइम गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अब क्योंकि हम न्यूमेरिकल है, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा यूनिट हमेशा SI रहनी चाहिए, SI यूनिट होनी चाहिए सोल्व करते समय। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी SI यूनिट है, लेकिन ये SI यूनिट है नहीं है। हमारी टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि टाइम की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होती है। तो ये प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 10 मिनट्स तो सेकंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज़ 600 सेकेंड। ठीक है, तो इतने सेकंड के लिए करंट फ्लो किया है। हमें चार्ज निकालना है। रिलेशन क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो Q किसके बराबर आएगा, T इधर आके मल्टीप्लाई I इंटू टी। I की वैल्यू क्या है, करंट कितना है 0.5 एम्पियर, ये SI यूनिट है। और टाइम को हमने चेंज कर लिया SI यूनिट में। 600 पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 10, ये कट गया इधर 0 के साथ। 5 इंटू 6 30 और ये 0 एज इट इज़। यह क्या है हमारा चार्ज, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, यानी कि 300 कूलम। कितना चार्ज फ्लो किया है इतने समय में, 10 मिनट तक। जब वो बल्ब जलता रहा 10 मिनट तक, मान लो हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, और वो करंट खींच रहा है 0.5 एम्पियर, तो उसका जो चार्ज है वो कितना होगा, 300 कूलम होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारा एक और क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। यानी कि देखो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं, यानी कि उन्हीं से ही बड़े वाला ये जो 300 कूलम है ना, ये भी किन्हीं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा। ठीक है, किन्हीं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके इन्होंने 300 कूलम बनाया होगा, वो भी निकाल लेंगे। तो पहले हम 1 कूलम का निकाल लेते हैं। 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो चार्ज किसके बराबर होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि n इंटू ई होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n हमें निकालना है। टोटल चार्ज हमें दे रखा है 1 कूलम है। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो Q किसके बराबर है, 1 कूलम इज इक्वल टू n हमें निकालना है, और E की वैल्यू हमें ये दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
तो n की वैल्यू निकालने के लिए इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसकी यूनिट भी क्या है, कूलम है। इसकी यूनिट भी क्या है, कूलम है। यूनिट तो कैंसिल हो गई। नंबर वैसे भी हमें पता है नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा वैल्यू हमारे पास 1/1.6 और ये जो 10⁻⁻19 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, +19, ठीक है। प्लस लिखो या ना लिखो तो ये प्लस ही रहता है, ठीक है। +19, इस पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बना 10/16 इंटू 10⁻+19, ठीक है। इस +19 को हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 10⁻1 अलग से इंटू 10⁻18 अलग से, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, बेस सेम हो तो, बेस मतलब ये जो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, पावर 1 है, ये 18 है, तो पावर ऐड हो जाएगी 18 + 1 19 ही बनेगा। यानी कि ये किसके बराबर है, 10⁻19 की। बात समझ आ गई। जब बेस सेम हो, यहाँ पर 10⁻1 है, यहाँ पर 10⁻18 है, तो पावर जुड़ जाती है। जैसे 2⁻1 इंटू 2�5, तो क्या बनेगा, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगी, 5 + 1 6, 2⁻6 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने ब्रेक कर लिया, 10 इंटू 10⁻1 यानी कि 10 और 10⁻18 अलग से डिवाइड बाय 16। अब ये कितना हो गया, 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻18। 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा हमारा 6.25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर है तो कोई यूनिट नहीं रहेगी, क्योंकि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे एक कूलम। तो हमें यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर 300 कूलम है, तो 300 कूलम चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 1 जो था इसकी जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो Q किसके बराबर होता है, Ne के। तो 1 कूलम है, चार्ज कितना है यहाँ पर 300 कूलम = n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इधर आके डिवाइड में, तो n क्या हो गया 300 डिवाइड बाय 1.6, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस का, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो गया। 3000 को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आएगा, 16 इंटू 1 30, 14 बचेगा, 140, 16 8 नियरली 8, ठीक है, काफ़ी है। इसको हम 30 तक रख लेते हैं, ठीक है। इसको 30 तक रखो और ये जो 10⁻0 को है ना, 10⁻2 बन गया। देखो इसको ऐसे किया, 30 इंटू 10⁻, ये जो 2 0 हैं इनको लिख दिया 10⁻2 और ये अलग से 10⁻19। तो टोटल और डिवाइड में 16 था ही, तो 30 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1.40, तो ये बचेगा हमारा नियरली 8, 1.8 इंटू, और ये हो जाएगा 19 + 2, अगेन बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगी 21, ये आ जाएगा नंबर। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 300 कूलम चार्ज बनाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला पार्ट हम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने पहली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो बैटरी होती है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो, ये हाई पोटेंशियल
और ये लो पोटेंशियल। ये क्यों करते हैं? ताकि चार्ज फ्लो कर सके। कोई भी चीज़ फ्लो तब करती है जब एक हाई पोटेंशियल होगा, एक लो पोटेंशियल होगा। लाइक वाटर की हम बात करें, जो टंकी होती है ऊपर रखी होती है तो टैप में पानी आता है तभी, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो पोटेंशियल हाई होना पड़ेगा, हाई से लो की तरफ तभी फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने समझ लिया था कि ये अगर 12 वोल्ट है, ये अगर 4 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 12 - 4 दैट इज़ 8 वोल्ट। तो हम बैटरी पे लिख देते हैं कि 8 वोल्ट की हमारी बैटरी है। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर फिजिकली हम इसकी बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है? ये क्या करता है? चार्ज को फ्लो करवा देता है, ठीक है। यानी कि चार्ज को फ्लो करवाने का जो काम है वो पोटेंशियल डिफरेंस का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, V का काम है। चार्ज को फ्लो करवाने का काम V करता है, पोटेंशियल करता है, ठीक है। तो चार्ज को फ्लो करवा, यानी कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यहीं से डेफिनेशन बन गई कि चार्ज को फ्लो करवाने का जो काम है वो पोटेंशियल का काम है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ हमारा? इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज is called potential difference. V इज इक्वल टू, यहीं से डेफिनेशन से इक्वेशन बनाते हैं, वर्क डन यानी कि W पर यूनिट चार्ज यानी कि डिवाइड बाय चार्ज। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल। लाइक यहाँ पर हमारा कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर चार्ज पड़े हुए हमारे, इन चार्ज को हमें मूव करवाना है, इधर पहुंचाना है। तो यहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो बैटरी जो है पोटेंशियल जनरेट करती है और इनको फ्लो करवा देती है। इनको फ्लो करवाने का काम, तो इनको धकेलती है, ठीक है। ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज यहाँ से चल के यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको लेके आने वाला कौन है? पोटेंशियल। यानी कि ये जो काम किया है किसने किया है? पोटेंशियल ने किया। तो पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल की एक और यूनिट बन गई हमारी। देखो वैसे तो इसकी SI यूनिट होती है हमारी, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं दोनों के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की SI यूनिट है वो वोल्ट ही रहेगी, वोल्ट V, ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल पर कूलम। जूल भी जो है हमारा क्या आता है? SI साइंटिस्ट का नेम है, तो ये भी कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। जूल पर कूलम, जो किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है हमारा पूछ लेते हैं कि कब हमारा पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। तो सिंपल सी बात है इसमें, देखो वोल्ट किसके बराबर होता है? पोटेंशियल किसके बराबर है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इन सब के आगे 1 लगा दो, ठीक है। तो जब वर्क डन भी क्या हो जाए? 1 जूल हो जाए, चार्ज क्या हो जाए? 1 कूलम हो जाए, और तब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हेन पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। तो आंसर क्या बनेगा इसका? इफ वर्क डन इज 1 जूल if work done to move 1 coulomb charge is 1 joule, then potential will be 1 वोल्ट, ठीक है। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें 1 जूल
वर्क डन करना पड़े तो वहाँ पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन जो हमारा करंट का भी पूछ सकते हैं। जो हमारी करंट की इक्वेशन थी क्या थी, I = Q/T। तो यहाँ पर पूछ सकते हैं व्हेन करंट विल बी 1 एम्पियर। ईजी है बिल्कुल ही, ठीक है। 1 हम लिख देंगे और उसी से डेफिनेशन हम बना देंगे। तो व्हेन करंट विल बी 1 एम्पियर, तो इसका आंसर क्या होगा, इफ 1 कूलम चार्ज इज मूविंग फॉर 1 सेकेंड then current will be 1 एम्पियर। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के लिए तो हमारा करंट कितना बनेगा, 1 एम्पियर। ठीक है, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट एम्पियर, चार्ज की कूलम, टाइम की सेकंड, 1 एम्पियर बराबर है 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकंड की। ठीक है, तो ये हमारा इसके करंट के लिए हमारी स्टेटमेंट हो गई। तो इससे ये हमारा यहाँ तक हमारा पोटेंशियल और करंट के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने करंट के बारे में पढ़ा है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये हम पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। उससे पहले जो है बैटरी के बारे में पढ़ लेते हैं। बैटरी क्या करती है, एक पॉइंट है हमारा, बैटरी क्या करती है, बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, कुछ क्या सोचते हैं कि ये जो चार्ज आ रहा है ये चार्ज बैटरी से निकला। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव, तो वो समझते हैं कि यहाँ से नेगेटिव निकल रहा है और ऐसे दौड़ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव निकल रहा है और ऐसे दौड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, बैटरी सिर्फ चार्ज को एनर्जी देती है। यहाँ से चार्ज चला, इलेक्ट्रॉन चला, इस तरफ आया, यहाँ से चलते चलते वो थक गया, या उसने खाना खाया, एनर्जी ली और फिर वो चल पड़ा, फिर वो आया, फिर उसने एनर्जी ली और फिर वो चल पड़ा। यानी कि वो जो है लगातार मोशन कर रहा है और बैटरी उसको क्या कर रही है, एनर्जी दे रही है। तो बैटरी हमारी क्या हुई, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है। बैटरी से कोई चार्ज नहीं फ्लो करता, सिर्फ बैटरी जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज को। ठीक है, तो चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं, ओम्स लॉ। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ओम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में बताया था। उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया प्रैक्टिकली और करके देखा। उसने बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस से, यहाँ से ये रेजिस्टेंस का साइन होता है। इससे पहले आपको कुछ एनसीईआरटी की बुक में कुछ सिंबल्स मिलेंगे जो आपको जानने ज़रूरी होते हैं। ये हमारा होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस बॉक्स हम अटैच कर देते हैं तो उसके बाद हम पिन को निकाल के जो है रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। लाइक इस तरह से आपको एक बॉक्स मिलेगा प्रैक्टिकली, ठीक है, इस तरह से उसमें पिन लगी होंगी। और इन पिन को हम निकाल के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अब फिक्स्ड रेजिस्टेंस कैसे बनेगी, यानी कि हमने एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वायर को कनेक्ट कर दिया, अब इसको हम बदल नहीं सकते, हमें वायर को ही हटाना पड़ेगा, बॉक्स कनेक्शन को ही ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम बिना कनेक्शन करे कनेक्शन चेंज करें कि हम पिन को निकाल के हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। या फिर हम रियोस्टैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रियोस्टैट में क्या होता है, पिन नहीं निकालनी, उसमें स्लाइड करना पड़ता है, स्लाइडर लगा होता है कुछ इस तरह से।
यहाँ पर एक स्लाइडर सा लगा रहता है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ बॉक्स आपको मिलेगा इसमें भी, ठीक है। ये कुछ वेरिएबल हैं, लाइक ये हमारा साइन होता है स्विच का, ये ओपन स्विच हो गया, और ये हो गया हमारा क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज स्विच हो गया, की जिसको बोलते हैं, ठीक है। बैटरी का साइन मिल गया। अच्छा, बैटरी जो है, बैटरी हमेशा 2 या 3 सेल मिलते हैं, ये सेल का सिंबल होता है, ठीक है। एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल, एक ये हो गया सेल। अगर 2 सेल को हम जोड़ दें या 3 सेल को हम जोड़ दें तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, हमारी बैटरी। तो ये बन जाती है बैटरी। हालांकि अब जो है इनका बहुत कम यूज़ रह गया। रिमोट वगैरह में आपको सेल मिलेंगे, रिमोट वगैरह में सेल जो है इस तरह से जोड़े जाते हैं, हमेशा याद रख लेना। देखो, एक सेल का ये जो नोब होती है ना, इस साइड है, तो दूसरे की ये अपोजिट साइड में मिलती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जोड़े जाते हैं। तो एक तरह से ये सीरीज बन गई होगी, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऐसे जुड़ा रहता है। ये यहाँ जो स्ट्रिप है वो लंबी ऐसे लगी रहती है, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल जो है जुड़ जाएँ तो वो बैटरी बन जाती है। लेकिन हालांकि जो अब ज़्यादातर फिक्स्ड बैटरी हमें मिलती है, फ़ोन में पूरा का पूरा बॉक्स मिलता है, ठीक है, ऐसे इसमें पिन बनी रहती है, ठीक है। चलो, हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। ओम्स लॉ में क्या किया था इसने, कुछ इस तरह से एक एमीटर जोड़ दिया, और ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस, ये हो गई बैटरी, यहाँ जोड़ेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एम मीटर सीरीज में, याद रख लेना ये बात। वोल्ट मीटर जो है, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वोल्ट मीटर विल ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल, और एमीटर is always connected to series, connected in series, सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। तो ये हमने सीरीज और पैरेलल किसका देखते हैं, जो भी हमारा सोर्स है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर बल्ब ऐड, फैन ऐड है, जो भी ऐड है, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके पैरेलल में जुड़ेगा। ओम्स लॉ क्या था, इसने लगातार यहाँ से बैटरी को चेंज किया, वोल्टेज को चेंज किया, वोल्टेज को इंक्रीज़ करता गया, तो यहाँ पर हमें करंट मिलता चला गया। एमीटर ने हमें क्या दिखाया, करंट दिखाया, आई, ठीक है। तो हम यहाँ से बटन को चेंज कर रहे हैं, यहाँ से बटन को चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। हमने किया 2 वोल्ट, फिर किया 4 वोल्ट, फिर किया 6 वोल्ट, और हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ से बटन को चेंज कर रहे हैं, और यहाँ हमें दिख रहा है, इस वोल्ट मीटर में हमें दिख रहा है कि 2 हो गई है, 4 हो गई है, 6 हो गई है, और फिर यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू मिल रही है, 0.2 हो गई है, 0.4 हो गया, 0.6 हो गया। इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिली। तो इनका ओम ने एक ग्राफ बनाया, यहाँ लिखा वोल्टेज और यहाँ लिखा करंट। तो ग्राफ बनाने के बाद क्या मिला, ग्राफ मिला लीनियर। कैसा मिला, लीनियर, लीनियर लाइन से मिलकर बना हुआ है, एक लाइन मिली हमें। और जब हमने वोल्टेज यानी कि कनेक्ट नहीं किया था, स्विच ऑफ था, तो तब क्या था हमारा 0। जब वोल्टेज अप्लाई नहीं करी थी तो करंट क्या था, 0। जैसे जैसे हम बढ़ाते चले गए करंट मिलता चला गया, ठीक है। और लीनियर ग्राफ हमें मिलता है इसका, ठीक है। इस तरह से लीनियर ग्राफ इसका मिलता है, एक लाइन मिलती है, ठीक है, जो लगातार इंक्रीज कर रही है। और यहाँ से उसने एक स्टेटमेंट दी करंट और पोटेंशियल के बारे में। इट स्टेट्स दैट, ओम्स की स्टेटमेंट क्या थी, इट स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जैसे जैसे वो पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, टू द पोटेंशियल अप्लाइड,
जैसे जैसे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं करंट लगातार इंक्रीज कर रहा है और डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो इन सारी डेफिनेशन को मिला के इक्वेशन में चेंज कर दिया गया कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यानी कि जो इंक्रीज़ कर रही है लगातार एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट यूज़ किया गया R। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ बन गया, दैट इज़ V इज इक्वल टू RI, या बोल सकते हैं V इज इक्वल टू IR, वीर। ठीक है, ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ बन गया, V इज इक्वल टू RI। और R क्या चीज़ था? R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको नाम दिया गया R इज नोन एज रेजिस्टेंस। और ये कांस्टेंट है, ये फिक्स रहेगी। हम जितनी भी रेजिस्टेंस की वायर जोड़ेंगे उतनी ही रहेगी, वो फिक्स रहेगी। हम सिर्फ पोटेंशियल बदलेंगे, करंट बदलेगा, लेकिन ये वायर नहीं बदलेगी। ठीक है, तो R हमारी क्या कहलाई? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ से हमें एक नया कंसेप्ट मिला, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस ये क्या करती है? ये करंट को रोकती है। जितनी ज़्यादा हमारी रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट उतना ही कम होगा। इट अपोज द करंट इन सर्किट। सर्किट के अंदर जो करंट है उसको अपोज करती है, रोकती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्ट करना, रोकना। ठीक है, तो ये रोकती है इसको, और करंट जो है कम होता है। यहाँ से इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है। देखो, इसको अगर इंटरचेंज करें तो R नीचे चला जाएगा, V/R। तो I और R में रिलेशन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R अगर बढ़ेगा तो I क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो ये उल्टा होता है, ये रोकती है करंट को बहने से। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी करंट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो SI यूनिट क्या होती है? ऐसे ही ये भी एक यूनिट बनाती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि इसको ओम्स ने ड्राइव किया था, ओम्स ने बताया था, उसी के नाम पर इसकी यूनिट बनाई गई है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, इसको लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी SI यूनिट रहेगी रेजिस्टेंस की, ओम। ठीक है, इसी पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज है 60 वोल्ट और करंट है 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस पूछी हुई है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस निकालनी है। V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? IR। तो R किसके बराबर होगा? V/I। V कितना है हमारा? 60 डिवाइड बाय I कितना है? 4। तो कैंसिल करेंगे, 4 1 2 5 15 रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। ये लिख दिया हमने साइन। इस तरह से आपके एग्जाम्पल जो है किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक हमें करंट दे दिया है, वोल्टेज पूछी है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे रखी है, करंट पूछा हो, तो इस तरह से हमें चेंज करके कुछ भी वैल्यू मिल सकती है। तो अगला हम टॉपिक करेंगे इसके बाद, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।